इंडियन स्पाई मास्टर कहा जाता है रमेश्वर नाथ काव को। इनको फादर ऑफ रॉ भी कहते हैं। मैं आपको वो चीज दे रहा हूं जो कि शायद बहुत से लोग बात करते हुए घबराते हैं। इंडिया का सोन एनिमी नंबर 1। देखते हैं कि भाई कभी पाकिस्तान में होता है, कभी दुबई। कितने साल हो गए उसको ऑपरेट करते हैं? सीधी बात है ना, दो आज लेट्स किल इट राइट नाउ। CIA ने उस दौर में रॉ को ट्रेनिंग दी। एक इंटेलिजेंस एजेंसी कभी भी दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी को ट्रेन नहीं करती, सवाल ही नहीं पैदा होता। CIA या FBI के सामने कोई रॉ का इस तरह का कोई मिशन या ऑपरेशन सामने आया, एजेंट के लिए दो चीजें होती है, माइंडसेट, IQ। Their IQ is Bollywood. They think the world operate like Bollywood. जब ये बाहर जाते हैं, चंबा पड़ता है तो जनता रियलाइज कुलभूषण यादव जैसा आदमी हमें पकड़ा गया। आप कैन यू इमेजिन? आप मुझे बताइए किस मुल्क ने किस CIA के एजेंट को आज तक पकड़ा? मुझे बताइए एक नाम आप। पैसों के लिए इनके कौन कौन से गंदे धंधे चल रहे होते हैं। ये लोग फेक करेंसी स्कैंडल्स में अमूमन इन्वॉल्व पाए जाते हैं। दिस इज CIA रिपोर्ट्स। इंडिया का एक डबल एजेंट सामने आया जिस पर इल्ज़ाम लगता है कि वो रॉ का तो एजेंट था, लेकिन उसने रॉ के 20,000 सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो CIA को लीक किए। वो लड़की के थ्रू हनी ट्रैप हुआ था। वो अमेरिका का क्या इंटरेस्ट था उस वक्त, मैं शायद कहूं तो आपको यकीन ना है, लेकिन अक्लमंद इशारा काफी होगा। दोस्तों, इंडियन एजेंसी रॉ की शक्ल जो आपने मूवीज़ में पठान और टाइगर की सूरत में तो देखी, लेकिन हकीकत में आज के पॉडकास्ट में कामरान फरीदी आपको बताएंगे रॉ का स्ट्रक्चर, रॉ के सीक्रेट मिशंस, रॉ के डबल एजेंट्स और रॉ का वो ब्लूप्रिंट जो आज से पहले किसी पॉडकास्ट में डिस्कस नहीं हुआ। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कामरान भी, इससे पिछले एपिसोड्स में हमने बात की कि एक स्पाई होता क्या है, क्या क्या काम करता है, किसी कंट्री के अंदर जाकर कैसे मिशन करता है, स्पाई गैजेट्स क्या होते हैं, किस तरह से वो सर्वेलेंस करता है। लेकिन आज के पॉडकास्ट में अगर उसके इंस्टीट्यूट की बात करें कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी वो कैसे बनती है, और इसका हम स्टार्ट लेते हैं रॉ के साथ और फिर आगे जाके हम CIA, मोसाद और डिफरेंट एजेंसीज जो हैं उन पर भी बात करेंगे। आज के पॉडकास्ट में आप ये बताएं कि रॉ को जब बनाया गया तो उसके मकासद क्या थे, उसका ब्लूप्रिंट क्या था और आज के दिन पर रॉ कैसे काम करती है। इंटेलिजेंस एजेंसी इन जनरल अली भाई, उसके दो पैटर्न होते हैं और उसको सबसे पहले उसको समझ लेना बहुत जरूरी है। दुनिया में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो एक जो है वो काम करती है एक्सटर्नली, एक जो काम करती है इंटरनली। मिसाल देता हूं मैं आपको, बहुत से लोगों को शायद इस बात पे हैरत होगी। CIA अमेरिका के अंदर ऑपरेट नहीं कर सकती, उसको परमिशन नहीं ऑपरेट करने की। अगर CIA को ऑपरेट करना है अमेरिका में, तो उसके साथ लोकल FBI को उसको कांटेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि FBI के पास लाइसेंस होता है ऑपरेट करने के लिए लोकली। मसलन अगर CIA को कोई इन्वेस्टिगेट करना केस, तो अगर कोई किसी जगह जाना है, वो इंटेरोगेट डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसको FBI एजेंट चाहिए होता है। ये एक फायदा था मेरी वजह से, क्योंकि मैं दोनों एजेंसी के लिए काम करता सिमिल्टेनियसली, लेकिन मेरी जो जो मेन काम था वो FBI के साथ था। लेकिन अगर मुझे अभी कोई चीज लोकली, तो वो CIA हाथ खड़े कर देती है, सिर्फ एक्सटर्नली काम करती है, कोई लोकल इंटेलिजेंस नहीं होती। और मोस्ट दुनिया में जो ममालिक MI6 है, वो एक्सटर्नल करती है, इंटरनल नहीं करती है। अगर उसको इंटरनल करना हो तो स्कॉटलैंड यार्ड है। ये बहुत बड़ा वाज़ेह फर्क है। इंटेलिजेंस इज नॉट फॉर योर ओन कंट्री, इंटेलिजेंस इज फॉर आउटसाइड। अब दुनिया में कुछ ऐसे ममालिक हैं जहां इंटेलिजेंस लोकली भी ऑपरेट करती है, मिसाल तौर पर पाकिस्तान है या इंडिया है। अब यहाँ जो है वो बाउंड्री नहीं है, यानी ये तो अंदर भी करते हैं बाहर भी करते हैं, यानी कि अपने लोगों को भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और बाहर के लोग। CIA कंप्लीटली अमेरिकन सिटीजन को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल टू डू, सिर्फ बाहर वालों को कर सकते। अब चूंकि हमारा फोकस इस वक्त रॉ की तरफ है, तो जब रॉ का कयाम आया और जब रॉ शुरू की गई, तो उनका मेन जो फोकस था वो उस वक्त, उनका जो मेन टारगेट था वो पाकिस्तान ही था। ऐसा नहीं था कि वो बहुत वाइड एंगल पे दुनिया में ऑपरेट कर रहे हो।
अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाएँ, रॉ के क़याम से पहले इंडिया के ऐसे क्या हालात थे कि इंडिया ने कहा कि अब तो इंटेलिजेंस एजेंसी बननी चाहिए? और दुनिया भर में अगर कोई भी इस तरह की एजेंसी बनती है, तो उसके पीछे क्या मकासद होते हैं? उस दौर में इंडिया में क्या कुछ चल रहा था कि इंडिया ने कहा कि अब तो रॉ बननी चाहिए, अब एजेंट्स हायर होने चाहिए? इंटेलिजेंस एजेंसी इसलिए बनती है कि वो खुफिया मालूमात को इकट्ठा करे, हुकूमत को दे और पॉलिसी बने। अजीब बात लगेगी आपको, अजीब लग रही है ना बात आपको, लेकिन ये सच्ची बात है। पूरी दुनिया में इंटेलिजेंस का मकसद ये होता है। अब वो इस्तेमाल क्या होती है, काम क्या करती है, नाउ वी नॉट टॉकिंग अबाउट दैट राइट नाउ। ये मैं नहीं कह रहा आपसे कि वो इसीलिए काम करती है या इसी पैटर्न पे काम करती है, लेकिन जो कहते हैं ना कि जो ब्लूप्रिंट है दुनिया में, वो तो ब्लूप्रिंट तो एक ही है। व्हाई देयर इज इंटेलिजेंस इन दिस वर्ल्ड, व्हाई एवरी कंट्री हैव इट, चाहे वो टम्बकटू हो, चाहे वो चिचू की मलिया हो, चाहे वो सिरिलियोन हो, दुनिया में कोई भी मुल्क है, हर मुल्क की इंटेलिजेंस होती है। और वजह ये होती है कि वो खुफिया मालूमात को इकट्ठा करके हुकूमत को दे, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, एंड दे फॉर्म अ पॉलिसी। दिस इज व्हाट द ब्लूप्रिंट ऑफ एवरी इंटेलिजेंस इज और शुड बी। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट दे डू? नो, दैट्स व्हाट नॉट दे डू। वो कहते ये हैं लेकिन करते कुछ और है, और ये हर मुल्क की इंटेलिजेंस ही करती है। क्यों, बताना जरूरी समझता हूँ। थोड़ा मौजू से हट रहा हूँ लेकिन जरूरी है, वरना बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी। क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास एक लेवरेज ये होता है कि उनको, उनके ऊपर कोई मदर एजेंसी नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि जैसे अगर आप इंटेलिजेंस होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है, उसको वो किसी को जवाब देनी होती। तो वो जो दिल चाहे करते फिरे, दंदनाते फिरे, उनको कोई, उनके कोई मादर पितर आजाद होते हैं, उनको कोई पकड़ने पूछने वाला नहीं होता, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। अकाउंटेबिलिटी हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि वो अपनी चीजों को, वो तो सीक्रेट वॉल्ट कहते हैं, वो इतनी लेयर्स के अंदर होती हैं कि वो लीक नहीं होती, बाहर नहीं बताते, वो अंदरूनी काम करते हैं। एक एजेंट ऑपरेट कर रहा है, वो एजेंट ऑपरेट कर रहा है, दूसरे को नहीं पता किस काम पे काम कर रहा है। सो हर एजेंट के पास एक इंडिपेंडेंट एक काम होता है, और उसके सिर्फ लीगल या सुपरवाइजर को हद तक ही पता होता है। तो अगर वो कुछ गलत भी कर रहा है, जो कि बहुत से ज्यादा, यानी अगर आप देखेंगे दुनिया की सारी एजेंसी वो सारे गलत काम करती हैं, लेकिन बाहर पता नहीं चलता। सो जहां तक इंडिया की बात है, तो उनकी भी जो ब्लूप्रिंट है वो यही था कि दे फॉर्म एन एजेंसी जो कि खुफिया मालूमात को इकट्ठा करे, फिर वो एक्सटर्नल पॉलिसीज को, जो उस मुल्क की जो खारजा पॉलिसी है, दाखिली पॉलिसी है, जो भी और मामलात हैं, उनके ऊपर एक लाए अमल अख्तियार करें। लेकिन इंडिया वालों ने एक गंदे काम बहुत ज्यादा पकड़े हुए हैं खास तौर पे, और ये दे आर प्राउड टू से इट। यानी एक तो होता है ना कि चलो मैं कोई बात कह रहा हूँ, आप इसमें दो राय हो सकती हैं, क्योंकि दो राय जब हो सकती हैं, जब वहां से अगली पार्टी, जो मैं स्टेटमेंट देने जा रहा हूं आपको, अगर वो कहें नहीं 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 ये ऐसा नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट देयर ओन वर्ड, मैं उनकी जबानी बता रहा हूं आपको वो क्या क्या क्लेम करते हैं, तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा आर दे इनटू फॉर व्हाट आई एम सेइंग, कि नहीं वो एक्सटर्नल पॉलिसीज के ऊपर काम करते हैं, इंटरनल पॉलिसीज या दूसरे मुल्कों में खामखा दखल अंदाजी करते हैं। मिसाल देता हूं आपको, फीजी एक मुल्क है अली भाई। अब फीजी में बहुत ज्यादा इंडियंस रहते हैं, बहुत बड़ी तादाद में, गुजरात के बहुत लोग हैं, और वहां पर एक झगड़ा रहता है बिटवीन फीजियंस का और इंडियंस का। इंडियन फीजी का आपस में झगड़ा रहता है, वो हमेशा टसल रहती है उनकी आपस में, हु वांट्स टू टेक ओवर फीजी। अब रॉ ने वहां पर एक ऑपरेशन किया, और उन्होंने फाइनेंशियली स्ट्रांग किया लोकल पॉपुलेशन को, बिजनेसेस मल्टीप्लाई किए, उनकी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर उन्होंने, करप्शन है वहां पर, करप्शन है, पैसे दिए, कुछ खिलाया, और वहां की गवर्नमेंट को चेंज किया, जो कि इंडियंस के खिलाफ थी। इंडियंस के खिलाफ जरा मुबादला आ रहा है, क्यों? क्योंकि इंडियंस अपने वो सिटीजन से कमाते भी है ना, उनको जरा मुबादला आता है उससे, वो वहां कमाते हैं। दे हैव डुअल, सम ऑफ डुअल सिटीजन, मोस्ट ऑफ देम आर फिजियंस, इन फिजी इंडियंस, लेकिन सम ऑफ देम आर डुअल। तो वो क्या करते हैं, जरा मुबादला आता है या जो जो भी और उनके मफा आता है, दैट्स वी नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट इन्होंने ये कमीनापन ये किया कि वहां की गवर्नमेंट चेंज की। फिर अगर आप बांग्लादेश का फुटप्रिंट देखें 1971 का, जो हमें घाव लगा, सेम थिंग वहां आपको। और ये मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं दे रहा, वो नहीं, वो यहाँ आके कोई नहीं हमने ये नहीं कहा या हमने ये नहीं सुना, दिस इज समथिंग कमिंग फ्रॉम देयर ओन गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हमने रॉ को इस्तेमाल किया बांग्लादेश को आजादी दिलवाने में, यानी पाकिस्तान को तोड़ने में, या वो कहें बांग्लादेश को आजादी दिलाओ या पाकिस्तान तोड़ो, इट्स सेम थिंग। लेकिन उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। अब ना कोई पॉलिसी है यहाँ पे, दे जस्ट इंटरफियर इन इंडिपेंडेंट कंट्री, उसको वीक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, और अपने मफादात हासिल करने, क्योंकि असली दुश्मन है हमारी उनसे। सेम थिंग विद कश्मीर।
कश्मीर के 2 हिस्से हैं, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। असल में तो एक कश्मीर एक ही है, वो हमारा है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक इसको हम कहते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। यहाँ पे आजकल हालात बहुत खराब है। मुझे एक बहन ने कल कॉल किया बड़े दुःख के साथ। उसने कहा, "आप कश्मीर पे बात नहीं करते।" मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम करने वाला हूँ उस पे। अली भाई के साथ सेटअप करेंगे इंशाल्लाह। 1-2 दिन में रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। उसपे मैंने पूरा काम कर लिया। सो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर इज़ आल्सो पाकिस्तानी कश्मीर, इज़ आवर कश्मीर। और एक है जो आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं, पाकिस्तान जहाँ पर जो असल हमारी विरासत जिस पे है। अब वहाँ पे शरारत करने के लिए रॉ क्या करती है कि वहाँ के जो लोकल हिंदुओं को आबाद करती है। लोकल जो पॉपुलेशन है, माइग्रेट कराती है ताकि जम्मू के इलाके में बैलेंस बढ़े, हिंदुओं का पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाए, मुसलमानों का ज़ोर टूटना शुरू हो। फिर वहाँ कत्लेआम करवाती है, साजिशें करवाती है, जो वाक़यात देखते हैं वहाँ जो ज़ुल्म बर्बरित किंग्स ये दिस इज़ ऑल रॉ। दिस इज़ नॉट अली भाई, ये कोई पुलिस या कोई मिलिट्री नहीं है। दिस इज़ रॉ फुटप्रिंट्स कि जो वहाँ शरारतें करते हैं। ये मिलिटेंसी जो कहते हैं कि पाकिस्तान मिलिटेंसी करता है, ये सारा एक एजेंडा है जो रॉ जिस पे काम करके ये चीज़ें बन ये दिस इज़ ऑल द फुटप्रिंट। सो जो पॉलिसी वाली बात है ना, दिस इज़ नॉट देयर। सो मैंने आपको बता दिया ब्लूप्रिंट क्या होता है और क्या होना चाहिए। लेकिन करते क्या हैं वो एक अलग बात है। अब आप मिसाल लीजिए कुलभूषण यादव, पाकिस्तान में आप बीएलए के अंदर देख लीजिए। फिर उसके अलावा जो वहाँ इंटरनल मूवमेंट्स होती हैं, वहाँ कीप इन माइंड के इंडिया में कुछ इंटरनल मूवमेंट्स चलती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे खालिस्तान मूवमेंट चलती है, सरदार सिखों की जो मूवमेंट है। फिर आप ये देखिए, मैं आपको एक और शॉकिंग चीज देता हूँ। एक एलटीटी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि श्रीलंका में होती थी, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स, LTT, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स। लिबरेशन तमिल टाइगर तमिल थे और इनका झगड़ा था सिंगलिस्ट के साथ। यानी 2 कौमें बचती हैं श्रीलंका के अंदर, एक सिंगलिस्ट, एक तमिल। तमिल डार्क स्किन होते हैं, हिंदू होते हैं। सिंगलिस्ट मेजोरिटी लाइट स्किन होते हैं, मेजोरिटी क्रिश्चियंस होते हैं। दे हैव हिंदूज एज वेल, बट सिंगलिस्ट में प्रोमिनेंट क्रिश्चियन। इनके नाम भी रिचर्ड, ये एंग्लो ज्यादा होता है। वहां पे एक आदमी उठा, उसका नाम था प्रभाकर, जिसने LTT का लीडर था, फ्रांस में रहता था वो भी। दे आर नो मोर। बहुत बुरा हुआ, बहुत अर्से जंग चली है। और वो जो थे वो इक़्तिदार की जंग थी, ज़ाहिर बात है। दे वांट टू टेक ओवर श्रीलंका। उनके साथ ज़्यादती हो रही थी, उनके साथ बहुत ज़ुल्म हो रहा था। तो वहाँ पे जो फुटप्रिंट्स मिलते थे यानी उनको, मैं ये छुपी हुई बात नहीं कर रहा। आई मीन इंडिया आर्मी उनको जो थी वो उनकी सरकोबी के लिए जाती थी, या रॉ के वहाँ भी फुटप्रिंट उनको सिंगलिस्ट को आर्म सप्लाई करते थे, उनको कत्लेआम करवाने के लिए तामिलों का। अब इंटरनेट पे कई यूट्यूबर्स ये बात कर चुके हैं कि सीआईए ने उस दौर में रॉ को ट्रेनिंग दी। जो रॉ के एजेंट्स थे वो सीआईए ने तैयार किए और सीआईए ने बताया कि रॉ के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, किस तरह से मिशन करने चाहिए। क्या ये सच है? इस तरह के मामलात थे? सीआईए ने क्या कुछ सिखाया? अली भाई, दिस इज रूमर। ये आप खबरें अमूमन सुनते हैं कि फलान फलान। एक इंटेलिजेंस एजेंसी कभी भी दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी को ट्रेन नहीं करती। सवाल ही नहीं पैदा होता, क्यों नहीं ट्रेन करती? लॉजिकल रीजन। लॉजिकल अकल होगी तो समझ में आएगा इंशाअल्लाह जिन जिन लोगों के पास। अगर मैं आपको अपने काम का तरीका सिखा दूंगा, इफ आई टीच यू माई वेज, देन यू नो हाउ आई मूव। कैन आई टेल यू हाउ आई मूव? देन आई किल माई सेल्फ। अगर कल, क्योंकि आज के दोस्त कल के दुश्मन, दिस इज हाउ इट वर्क। और कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी किसी की दोस्त नहीं होती, कभी भी नहीं होती। एक मुल्क दूसरा मुल्क, दूसरी एक ग्रुप दूसरे ग्रुप, इट्स ऑलवेज समथिंग गोइंग ऑन। क्योंकि हर मुल्क, एक तो फ्रेंडली नेशंस होती हैं आपकी, उसमें 2 कैटेगरी होती है, फ्रेंडली, अनफ्रेंडली। लेकिन ये नाम की फ्रेंडली नेशन होती है, क्योंकि मैंने हर फ्रेंडली नेशन के जगह साथ तो ऑपरेट किया वहां जाके, अपने मुल्क के कहने पे, जो मेरा साबिका। तो लिहाजा अगर ये इंडिया क्लेम करता, हाँ, एक एक डायग्राम जरूर दे देते हैं वो आपको, लेकिन इक्विपमेंट कभी नहीं देते हैं। कभी इक्विपमेंट कभी नहीं शेयर करेंगे आपके साथ। क्यों? क्योंकि दैट इक्विपमेंट इज फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन ओनली। अगर मिसाल के तौर पर ये वेब है, ठीक है, ये CIA वेब है मिसाल के तौर पर, और मैं ये आगे दे देता हूँ रॉ को। अब मैं ये वेब यूज तो नहीं कर सकता। दूसरी बात, क्या मैं रॉ पे ट्रस्ट कर सकता हूं कि वो इस टेक्नोलॉजी को लीक नहीं करेंगे? Hell no। हिंदू पे कौन ट्रस्ट करेगा? नो, नो वे ऑफ डूइंग इट। सवाल ही नहीं पैदा होगा। यहूदी पे, हिंदू पे, यू कैन नॉट ट्रस्ट दोस टू। सो इफ आई गिव यू दिस, देन यू नो द सीक्रेट इज ओनली अ सीक्रेट व्हेन इट्स विद मी। द सीक्रेट इज लीक। सो इंटेलिजेंस एजेंसी की नंबर 1 चीज है सीक्रेसी। वो एक सीक्रेट सोसाइटी होती है, बहुत सी। अच्छा, डिक्लेयर कर दो एक चीज यहां पर आपको,
लोग कहते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये कोई पोल तो नहीं होता दुनिया में कि कौन नंबर 1, कौन नंबर 2, कौन नंबर 3, आईएसआई फलाना ढिमकाना नंबर। क्योंकि जो दुनिया के बेस्ट सीक्रेट ऑपरेशंस हैं वो कभी रिवील नहीं होते, कभी बाहर आते ही नहीं है। मैंने पढ़ता हूँ, देखता भी हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। ऐसे मेरे कितने ऑपरेशन थे जो कभी दुनिया में सामने आए नहीं, कितने ऐसे अटैक थे जो हमने प्रिवेंट किए बट नोबडी नोज अबाउट इट। अब बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी की जो बेस्ट प्लॉट्स होते हैं वो कभी सामने नहीं आते किसी के, किसी को पता ही नहीं होता कि इट एवर हैपन, बिकॉज पीपल हु वर्क फॉर दोज एजेंसी नेवर एग्जिस्ट। वो पेपरों पे एग्जिस्ट करते ही नहीं है, दे डोंट एग्जिस्ट, दे नॉट देयर। सो ये कहना गलत होगा कि कोई किसी को ट्रेन करता है, कोई किसी को टेक्नोलॉजी देता है। हाँ, एक इंटेलिजेंस शेयरिंग है, वो एक अलग चीज है कि एक ग्रुप है, आप इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं उस ग्रुप के अंदर, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप जरूर मांग लेते हैं। लेकिन वो कम वक्त के बच्चे भी 100% नहीं देते, कोई भी नहीं देता। वो आपको वो ही देंगे एक उसको टोन डाउन वर्जन, या यानी दूध में इतना सा पानी हो, इतना सा दूध होगा और इतना सारा पानी होगा। व्हाट दे विल डू, दे विल डाइल्यूट इट, एंड बेहतर लफ्ज मेरे ख्याल अंग्रेजी में डाइल्यूट है। तो आपको डाइल्यूट करके उस चीज को वो आपको दे देंगे, एंड देन यू थिंक यू गॉट समथिंग। लेकिन हम लोग भी जब किसी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वी नो कि वो 80%, चाहे वो, अच्छा आपको दो नेशन के बताता हूँ, यानी सबसे जो करीबी दो मुल्क हैं इंटेलिजेंस शेयरिंग में, जो सबसे करीब तरीन मुल्क हैं दुनिया के, वो अमेरिका और यूके, दे आर ब्रदर एंड सिस्टर हर मामलात के अंदर। स्कॉटलैंड यार्ड के लोग ट्रेन करते हैं, हालांकि MI6 को ट्रेन नहीं करते हैं, लेकिन स्कॉटलैंड यार्ड को ट्रेन करते हैं, इतना करीब है। अब जब बात शेयरिंग की आती है, जब इंटेलिजेंस, जब CIA MI6 से डाटा मांगती है तो वो उनको भी डाटा वही, वो इतना करीब तरीन होने के बावजूद आपको मेरा ख्याल 5 या 10% देते हैं, बाकी 80% बुलशिट होता है, 85% वाइस वर्सा। सो देयर इज शेयरिंग, देयर इज सेंट्रल डाटा सिस्टम है, ऑफ कोर्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डू गेट शेयर्ड जब आपका हदफ एक हो, लेकिन ट्रेनिंग नो, इक्विपमेंट हेल नो, एजेंट नेवर, नोबडी एवर एग्जिस्ट, पता ही नहीं होता है अनलेस मैंने जो ऑपरेट किया, मिसाल के तौर पर अगर मैं ऑपरेट कर रहा हूं सीरिया के अंदर, तो हमारे गोल्स, वी वर रनिंग इनटू लॉट ऑफ ब्रिटिशर्स। मेरा मुझे क्यों मैं MI6 के पास गया, उसकी वजह है वी वर रनिंग इनटू ब्रिटिशर्स, नाउ वी डोंट हैव द डाटा, हमारे पास डाटा ही नहीं है। अब हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन फॉर MI6, तो फिर MI6 फ्लू करके अमेरिका आई और फिर मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मौजूद था। फिर उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप हमारे सिटीजन के साथ करते हैं, दे कुड बी अ थ्रेट टू यू एज वेल एज अस, क्योंकि वो पासपोर्ट पे आपके पास भी आ सकते हैं, हमारे पास भी आ सकते हैं, ईदर वे इट्स गोना हर्ट। सो उस पे जाके हमने एक पैक्ट ये किया कि, और वो भी ऑन द होल, ये नहीं कि MI6 के सामने नंगे होके खड़े हो गए थे, देवर ओनली 3 या 4 खास लोग उनके जो असाइन किए गए एक टास्क फोर्स को, उसकी लिखा पढ़ी के साथ। एंड मैंने जो शेयरिंग किया वो अपने एजेंट्स को किया, अपने बॉसेस को किया, और फिर उनसे वो MI, यानी ये मैं डायरेक्ट आंसरेबल नहीं हुआ। मैंने जब स्विस के साथ काम किया तो वो मुझको पता नहीं था व्हाट आई लुक लाइक। मैं मास्क पहन के, जो मीटिंग थी उसमें मास्क पहना हुआ था, दे डिडंट नो व्हाट माय, मेरी वॉइस डिस्टोर्ट थी, आई वाज टॉकिंग इन अ रोबोटिक टोन। यानी आप सोचें कि एक मीटिंग हो रही है, दुनिया की दो बड़ी इंटेलिजेंस बैठी, स्विस बैठे में, आई एम सिटिंग अप देयर, मेरा आंखें और आंखों के ऊपर सनग्लासेस विद मास्क और वॉइस पूरी डिस्टोर्ट। उनको भी नहीं पता मैं उनके लिए काम कर रहा हूं, पर उनको नहीं पता उनके लिए काम कौन कर रहा है। उनको ये पता है कि ही दे हैव असाइंड समबडी हु नो दिस रीजन। सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली थिंग्स गेट डन। सो फॉरगेट इंडिया, तो दिल्ली बहुत दूर है मेरे भाई। अब इंडियन स्पाई मास्टर कहा जाता है रमेश्वर नाथ काव को, इनको फादर ऑफ रॉ भी कहते हैं कि उस टाइम पे जितनी प्लानिंग थी, जितनी हाइडिंग थी एजेंट्स की, वो तमाम एग्जीक्यूशन इस शख्स ने की। अब इसकी उस टाइम पे क्या कुछ कंट्रीब्यूशन थी, और क्या जो प्लानिंग या जो स्ट्रेटजीज इस शख्स ने बनाई थी, क्या आज भी उस एजेंसी के अंदर ये सब कुछ फॉलो होता है या टाइम टू टाइम चेंजेस आई? अली भाई, चेंजेस तो टाइम टू टाइम आई, वो आती ही है, हर ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं। इट्स उनका जो जो स्ट्रक्चर है वो 5 से 7 साल, 5 to 7 years में स्ट्रक्चर चेंज होता है, न्यू विंग्स बनते हैं, न्यू न्यू टास्क होते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी लकीर की फकीर नहीं होती। आज ये है, कल कुछ और होगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, CIA ऑपरेट करे अफगानिस्तान में कोल्ड वॉर के एरा में, उस वक्त वो एंटी रशिया है, उस वक्त वो जहाद है, यानी अमेरिकन जहाद, स्पॉन्सर्ड जहाद। पाकिस्तान हेल्प कर रहा है, वी वर स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं, वी हेल्पिंग हिम ट्रेन। नाउ
द टाइम चेंज। अब अमेरिका उसी लोगों के खिलाफ जिनको उसने कल ट्रेन किया या करवाया और हथियार फराम किए, आज वो उनके खिलाफ काम कर रहा है। सो पैटर्न, हालात तो चेंज होते रहते हैं। और जैसे जैसे दुनिया की ज्योग्राफी बहुत, मैं और बड़ी एक मिसाल देता हूँ आपको, अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग वो सीआईए फुटप्रिंट, 100% सीआईए फुटप्रिंट। अरब स्प्रिंग नहीं हो गया ऐसे कोई आंख खोली और अरब स्प्रिंग हो गया कि तुनीजिया से शुरू हुआ पूरे अरब मुल्क में फैल गया, फुटप्रिंट है। उससे पहले was things were different. अरब स्प्रिंग हुआ, थिंग्स गॉट चेंज। अब थिंग्स गॉट चेंज। सो आपके जैसे जैसे ज्योग्राफी, जैसे जैसे मुल्क, जैसे जैसे ये कह लीजिए कि ताल्लुकात चेंज होते हैं, वैसे वैसे सीआईए कोई भी एजेंसी का फुटप्रिंट चेंज होता जाता है। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव। तो जहां तक इंडिया की बात है, तो वो फुटप्रिंट तो बहुत चेंज हुआ। एक हायरिंग हुई, उन्होंने कुछ लोग जो थे वो उस बिगनिंग में दे वर टेकिंग एक्स और मिलिट्री या उनके लॉ एनफोर्समेंट, दिस वाज इनिशियल हायरिंग थी। जो उनकी इनिशियल हायरिंग जो डिक्रीज लिया उन्होंने, वो स्ट्रीट हायरिंग नहीं की थी। दे डोंट डू स्ट्रीट हायरिंग बैक देन, अब करते हैं, सब एजेंट्स होते हैं उनके। लेकिन बैक देन जब उन्होंने रिक्रूट किए, तो वो उनकी एक्टिव लॉ एनफोर्समेंट से या एक्टिव मिलिट्री जो थी उनकी, उससे उन्होंने उनको रिक्रूट किया। ये एक ब्लंडर था, इट्स अ बिगेस्ट ब्लंडर। सीआईए कभी इस तरह के ब्लंडर नहीं करती। दे टेक सम पीपल फॉर सर्टेन टास्क, बट फॉर इंटेलिजेंस दे वांट अ सिविलियन। क्यों सिविलियन? क्योंकि माइंडसेट होता है। अब जहां तक ट्रेनिंग की बात है अली भाई, तो कोई ट्रेनिंग मैनुअल एक आदमी लिखता है हर, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपने कहीं पर मिल जाता है इंटरनेट पे, आपने ले लिया और जाके पढ़ना शुरू कर दिया कि भाई ये मैनुअल है, या मुझसे किसी एक एजेंसी ने लिखवा लिया कि भाई आप कैसे ऑपरेट करते हैं, ले लिया और जाके अडॉप्ट कर लिया, ऐसे मैंने लिख के दे दिया, आई डोंट केयर। कैन दे ऑपरेट इट दैट वे? हेल नो, दे कैंट। आई न्यू इट व्हेन आई वाज राइटिंग इट, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। सो क्यों? माइंडसेट अलग है, लोग अलग हैं, तरीका अलग है, पासपोर्ट अलग है, शक्ल अलग है, बात अलग है, लेजा अलग है, एक्सेंट अलग है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। यू कैन डू व्हाट वन इज डूइंग। ये वही बात है कि आपने एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में गए, आप गए जाहिद नहारी, आपने वहां नहारी खाई, उससे पूछा भाई तुम्हारी नहारी की रेसिपी क्या है, उसने आपको रेसिपी दे दी, आप घर आके जाहिद नहारी बनाना शुरू कर दोगे? इट्स इम्पॉसिबल। यू डोंट हैव द हैंड्स ऑफ जाहिद नहारी। सेम थिंग वर्क विद दिस लाइन ऑफ वर्क। सो इंडिया में जो जो मेरी मालूमात हैं, जिस हद तक मैं समझता हूं और जिस तरह मैंने इनको देखा है, हाउ डू आई ऑब्जर्व इट? द क्वेश्चन इज हाउ डू आई नो? अजीब सोचेंगे ना, हाउ डू आई? आई हैव रेड द रिपोर्ट्स, आई हैव रीड देयर ऑपरेशंस, आई हैव रीड जो सीआईए आर्काइव में मौजूद है, जो कि 99.9% उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन थी सीआईए की। जो चीजें मैंने देखी हैं, दे वर साउंड एंड लुक लाइक अ चाइल्ड प्ले। उसमें एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है कसूर बॉलीवुड का है। अब ये जो एजेंट्स हैं या इंडिया की नॉर्मल आवाम है, लेकिन वो इंडियन मूवी में 500 करोड़ 1,000 करोड़ उसी माइंड सेट में रहते हैं। 500 करोड़ 1,000 करोड़, उसने उसको कमबख्त के पास जांगिया पहन के बेरी के दरख्त से बेर तोड़ के खाने के पैसे नहीं होते। लेकिन दिमाग जो माइंड सेट है, बिकॉज दिस बॉलीवुड माइंड सेट, दिस कंट्री इज होल अबाउट बॉलीवुड 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 बॉलीवुड। और वो बॉलीवुड जो पोर्ट्रे करता है कहीं और से पकड़ के वो भी चरबा बनाते हैं। दिस इज व्हाट द पीपल माइंड सेट। नाउ यू हायर द गाय, ही थिंक दैट ही इज जेम्स बॉन्ड। मैंने इनके इंटरव्यू सुने हैं, मैंने इनकी ऑडियो सुनी हुई है इन दो गुनाहगार कानों से। मुझे सुन के हंसी नहीं बल्कि रोना आ रहा था। होता हंसी होती है ना, व्हाट द फक दीस गाइस। क्योंकि कीप इन माइंड, माइंडसेट, आईक्यू। एजेंट के लिए दो चीजें होती है, माइंडसेट, आईक्यू। देयर आईक्यू इज बॉलीवुड। दे थिंक द वर्ल्ड ऑपरेट लाइक बॉलीवुड। जब ये बाहर जाते हैं, चंबा पड़ता है तो जनता रियलाइज। सो दैट्स व्हाई दे कैन नॉट ऑपरेट आउटसाइड। हर कोई नहीं कर सकता है, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इनका जोर हमारे इसलिए ज्यादा चलता है कि हम जबान एक ही बोलते हैं, कल्चर थोड़ा सा मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है कई जगहों का, कहीं का नहीं मिलता। और हमारे अंदर लोग आसानी से बिक जाते हैं क्योंकि हम गरीब हैं, और ये उन लोगों को खरीद के अपने तरफ इस्तेमाल करते हैं। दिस इज नॉट अ परफेक्ट वर्ल्ड इंटेलिजेंस ऑपरेशन। यू नीड टू बाय समबडी लाइक अल्ताफ हुसैन और या जीएम सैयद और सरहदी गांधी
and use them on your behalf is not a perfect world operation. It's something easy. So they go for easy route. They don't have agents who go operate. अब देखें कुलभूषण यादव जैसा आदमी पकड़ा गया वहां पर. कैन यू इमेजिन? आप मुझे बताइए किस मुल्क ने किस CIA के एजेंट को आज तक पकड़ा? मुझे बताइए एक नाम आप. ये कभी सुना है कि कभी मोसाद का कोई एजेंट जो है एक्टिव एजेंट, मैं उसकी बात नहीं कर रहा सब एजेंट की जो उन्होंने रिक्रूट किया, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्टिव एजेंट जो के एवर बीन अरेस्टेड? और अगर कॉन्ट्रैक्टर पकड़ा जाता है तो देन लुक व्हाट हैपन, यू नो, ही डिसअपीयर, वैनिश इन अ ईयर. यू नेवर हैव एनीथिंग. आपको उसको ऑपरेशन का ही नहीं पता आज तक कि वो रेमंड डेविस क्या करता है. ही वाज नॉट एन एजेंट, ही वाज सब कॉन्ट्रैक्टर. Did you ever know what happened? Why was he there? आज तक खबर आई है आपके सामने? Is it not out there? It is. But do you know that? Can anybody ever know that? So India and Raw, मैं किसी अच्छा आप सोचेंगे मैं चूंकि मुसलमान हूं और पाकिस्तानी हूं, लव माई कंट्री, तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं. मैं बिल्कुल आपको खुले दिल से बोलूं अली भाई, जहां तारीफ बनती है मैं करता हूं, जिसको प्रेज करना होता है. हालांकि लोग नाराज होते हैं इस बात पे मुझसे, लेकिन बट दिस इज आई एम वेरी ऑनेस्ट टू माई वर्क. मैं आपको इस बार बिना बुग्ज नहीं कह रही है. दीज गाइज इन सिंपल अंग्रेजी में एक लफ्ज मेरे, अगर आप कहना रॉ तो मेरे जहन पता क्या आता है लफ्ज? डोंकी. गधा और डोंकी में कोई, रॉ और डोंकी में कोई फर्क नहीं. दे आर सेम. इडियट्स. इडियट्स. कामरान भी, अब दुनिया की कोई भी स्पाई एजेंसी ले लें, उसके जो एजेंट्स हैं वो हर कंट्री में होंगे, वो बेशक फ्रेंडली कंट्री हो या एनिमी कंट्री. अगर अमेरिका की बात करें तो इंडिया के रॉ के एजेंट्स जो हैं वो अमेरिका में क्या पाए जाते हैं? CIA या FBI के सामने कोई रॉ का इस तरह का कोई मिशन या ऑपरेशन सामने आया, वो बेशक अब हो या माजी में हो, कोई प्रेजेंस सामने आई? अली भाई लेके आते हैं वहां से, लीज एजेंट होता है. कभी अगर कोई रीजनल केस जैसे डी कंपनी केस में दे हैड गाय जो कि रॉ ऑपरेटिव था. I will not mention his name. I've seen him with very, very close proximity. I never worked with him, but I've seen him in very close proximity. Close proximity मतलब जिस ऑफिस से वो ऑपरेट कर रहा है मुझे उसका ऑपरेशन पता है. We work in parallel, एक साथ सेम चीज पे काम कर रहे हैं. I've seen his work. मैं शायद कहूं तो आपको यकीन ना है, लेकिन हर गोरा उसको, आई मीन, उस पे हंसता था. They were making fun of him. पहली चीज इसलिए हंसते थे कि उसका एक्सेंट जो था, he tried to boast his accent. वो हेलो हाउ आर यू डूइंग वाला वो फनी फकिंग थिंग. उसका जो वो बोस्ट करता था अमेरिकन एक्सेंट, इट केम आउट टू बी वेरी फनी. हेलो हेलो हेलो. आई मीन इट जस्ट साउंड सो फेक. अब अमेरिका में मैं मिसाल देता हूँ, एक ग्रुप के साथ वो बैठा हुआ था. दिस इज रिकॉर्डेड एंड आई हैव हर्ड इट. दिस रिकॉर्डिंग. आई वांट टू ऑर्डर मैंगो लस्सी. अब जिस ग्रुप के साथ बैठा हुआ तो वो खालिद देसी था. अब मैंगो लस्सी का कोई तस्वुर नहीं है, बट ही सॉ इट इन अ मेन्यू. He realized it. He want to blend in that thing. क्योंकि वो अमेरिका में इस तरह ज्यादा होता है. ये बटर चिकन अगर आप सुनते हैं तो बटर चिकन इज नॉट इंडियन डिश, इज अ ब्रिटिश डिश. वो ब्रिटिशों के लिए बनाई थी. सो दिस इज हाउ एन एजेंट कैचेस यू कि हाउ काइंड ऑफ डम फक यू आर. He was trying to talk about कि वो आइस ब्रेकर के लिए he ordered from the menu, he ordered mango lassi. The guys realized कि he is not, he don't know what he's talking about. He would have, if he want to do like pure desi approach अगर आपकी होती तो you would not order anything stupid. You will never go for butter chicken. I mean, this दूसरे आदमी को आप अलर्ट नहीं करते कभी भी. But ये बहुत बात तो छोटी लगती है देखने में, लेकिन आप एक इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं ग्रुप को. जब आप इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं तो यू हैव टू बी एग्जैक्टली ऑन देयर लेवल. जब तक आप उनका लेवल मैच नहीं करेंगे, यू नेवर गोना गो इन. इट्स सिंपल. जैसे प्लग होता है ना, वो सॉकेट में ही जाता है. थोड़ा सा बड़ा या टेढ़ा हो तो नहीं जाएगा. सो हमारा काम जो होता है, या एक एजेंट का, अच्छे एजेंट का काम, मैं मिसाल के तौर पर देता हूँ, हमारा काम होता है सुई की तरह. क्या उसने खद्दर को भी सीना है, उसने सिल्क को भी सीना है, उसने जीन्स को भी सीना है, उसने जो चीज में डालेंगे उसमें यू हैव टू बी परफेक्टली थ्रेडेड. दिस इज व्हाट एजेंट इज. सुई. अगर आप खद्दर पे रुक जाते हैं और सिल्क पे चलते हैं, इट मींस यू नॉट अ वेरी गुड एजेंट. एंड आई हैव नेवर हर्ड वन स्टोरी ऑफ एनीबॉडी फ्रॉम इंडिया कि जो कैन परफॉर्म ऑन दैट लेवल. नेवर हैपन. 50 हैं दुनिया में एजेंसी. वी गेट द डाटा, बट there's no such thing as a perfect Indian spy, a spy master, a spy chief, a spy. Again, I'll repeat the same thing. One fucking word. A donkey. आप बुला लें किसी दिन, आप दावत दे दें, जो बैठे होते हैं शो करते हैं, स्पाई शो.
गौरव करके एक लड़का है, वो करता है, he brought some people. I've heard it. I've heard the guy who was talking, बल्कि I saw it today. मुझे हंसी आ रही थी कि भाई when that fucking guy was talking. आप देखें, जेफ वॉक्सवर्थ एक बहुत बड़ा कॉमेडियन है अमेरिका का, जॉर्जिया से होता है, साउथ से. He said one thing, that when somebody opened their mouth, this is not a joke, it's a serious thing. When somebody opened their mouth, you can minus the IQ point from his language, the way he speak. जब वो मुंह खोलता है ना कोई इंसान, तो आप IQ point उसी वक्त माइनस कर लेते हैं. And I heard the Indians talking, once के एजेंट जो प्रोग्राम में जो एक्स्ट्रा के एजेंट है जो बात कर रहे हैं, ये go and listen to this, go try it yourself. जो लोग मेच्योर हैं, जो इन मामलात को समझते हैं, they will laugh their ass off. उनको हंसी आएगी, kind of shit he's talking about. ये जो इंटेलिजेंस वर्ल्ड से रह चुका है, that guy, उसके लिए उर्दू में गाली है जिसमें सी से शुरू होती है और ए पे खत्म होती है, वो भी देने का दिल नहीं चाहता. एंड दिस गाइज सपोज टू बी द एलीट ऑफ द एलीट. अगर होता तो फिर जिसकी ये बात करते हैं, जो उनके सबसे बड़ा दुश्मन है कि वो कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ होता है, क्या होता है, कितने साल हो गए उसको ऑपरेट करते हुए, कितने साल हो गए उसको ऑपरेट करते हुए. सीधी बात है ना, दो आज लेस लेस किल इट राइट नाउ. मैं आपको वो चीज दे रहा हूं जो कि शायद बहुत से लोग बात करते हुए घबराते हैं. यू हैव एन एनिमी, सोन एनिमी नंबर वन. इंडिया का सोन एनिमी नंबर वन. देख क्लेम के भाई कभी पाकिस्तान में होता है, कभी होता है. व्हाट हैपेंड टू, कितने साल से वो ऑपरेट, कितने साल से जिंदा है. डू यू थिंक के मोसाद या सीआईए का कोई ऐसा टारगेट था जब वो, जब उन्होंने बीटल्स को वो एक उस ऐसी जमीन पे हिट किया है जो कि अगर जहाज फ्लाई करें तो 12 घंटे की फ्लाइट है, वहां से उसने ड्रोन से इंटेलिजेंस लेके उसको हिट कर दिया. ना दैट्स व्हाट यू कॉल इंटेलिजेंस. शेख अबू फरज को सहरा के उस जगह पे उन्होंने स्कड मारा है जहां पे वो सीधा खड़ा करके नॉन एक्सप्लोसिव, क्या अनबिलीवेबल, माइंड ब्लोइंग, राइट. व्हाट डिड दे डू, क्या कर लिया उन्होंने अपने सोन दुश्मन जिसको ये कहते हैं अपना, व्हाट डैमेज डिड दे डू. घंटा. And this is how you up. This is how you compare it, na? Bhai, you have a biggest enemy. How long you been operated? Do I need to say more? अकलमंद इशारा काफी है उनको. कामरान भी, अब जैसे कि आप डबल एजेंट थे, आप उस टाइम पे अमेरिका के लिए तो काम कर रहे थे, लेकिन साथ-साथ आप अल-कायदा और दाइश इन दोनों तंजीमों में अमेरिका के लिए जासूसी करते थे। इसी तरह से इंडिया का एक डबल एजेंट सामने आया, जिस पर इल्ज़ाम लगता है कि वो रॉ का तो एजेंट था, लेकिन उसने रॉ के 20,000 सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो हैं, वो सीआईए को लीक किए और उसके बाद वो फ़रार हो गया। अब अली भाई, मैंने जो आपके सामने पॉइंट एक रखा था अर्लियर, गधे, डोंकी, प्रूव माय पॉइंट. रविंद्र जो था, आई थिंक ये सरदार था सिंह, रविंद्र सिंह, इफ आई रिमेंबर क्लियरली, और एक्स आर्मी ऑफिसर था वो. एंड एक्स एक्स इंडियन आर्मी था, उसका फादर भी आर्मी में था. दैट्स हाउ ही गॉट हिज जॉब. जहां फादर आर्मी और बाप आर्मी, बेटा आर्मी में होता ना, वहां फड्डे होता ही है. खैर, लेट्स फास्ट फॉरवर्ड इट. उसने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जो थे वो अमेरिका के हवाले किए. अमेरिका का क्या इंटरेस्ट था उस वक्त, बेसिकली जो एक इंडो रशिया जो एक कोलैब चल रहा था. रशिया वाज एनिमी, दे वांटेड टू नो व्हाट इंडिया इज डूइंग, दे वर कीपिंग अ टैब. और उससे उन्होंने कुछ, वो लड़की के थ्रू वो हनी ट्रैप हुआ था वो. दैट्स हाउ दे अप्रोच हिम. और उसके बाद ही ओपनली स्टार्ट सेलिंग इट. आई मीन, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस अली भाई. अगर इंटेलिजेंस का कितना बड़ा ब्लंडर एंड फेलियर है कि एक आदमी, आई मीन ही इज नॉट अ फील्ड ऑपरेटिव, नहीं था वो. ही नेवर ऑपरेटेड इन अ फील्ड, ही वाज ऑफिस गाय. और उसने वो डॉक्यूमेंट्स वहां से चोरी करके ली किए. नाउ इमेजिन दिस टू थिंग्स, हिम बीइंग अ डोंकी, सेलिंग इट. उसने शायद कुछ पेमेंट ली है जो कि 1000, 1200, 1500 ऐसे डॉलर लेते था, ज्यादा पैसे भी नहीं थे. मिलियंस डॉलर की बात नहीं कर रहे हैं. दूसरी बात, एक ऑफिस में आप ऑपरेट कर रहे हैं. कैन यू इमेजिन कि आप पे किस किस्म की स्क्रूटनी होती है जब आप ऑफिस में ऑपरेट कर रहे होते हैं. इट्स अ बिग डील टू डू. आई मीन, स्टीलिंग अ डॉक्यूमेंट, जेरोक्स इस्तेमाल करके फोटो कॉपी करना, एंड फोटो कॉपी करने के बाद इंडिया न्यू, रॉ को पता चल गया था. नाउ दे कॉल देमसेल्फ, इनका नाम जो रॉ है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अ रॉ? दे कॉल देमसेल्फ रिसर्च एंड एनालिस्ट विंग. ये घंटे के रिसर्च और घंटे के एनालिस्ट नहीं है.
अगर एक आदमी ऑपरेट कर रहा है, ही सेलिंग द डॉक्यूमेंट्स, उसका अगर वो बाहर मिल रहा है, मैं पेशाब भी करने जा रहा हूँ एंड आई एम एन एक्टिव ऑपरेटिव, अगर मैं पेशाब भी करता हूँ तो उनको ये पता है कि इसने कितनी देर पेशाब किया, किस रुख पे किया। These guys are meeting somebody blunderly, filing document, upload कर रहा है, कंप्यूटर में डाल रहा है, whatever the fuck he's doing. They didn't know for a very long time. He was successfully transferring information, data transfer कर रहा है। हो गया data transfer, ठीक है, आपको नहीं पता चला, blunder. जब पता चल गया तो they were investigating and trying to find a proof. That's not how it works in intelligence world. वो आपका इंतजार नहीं करती, कोई भी दुनिया की सिविलाइज इंटेलिजेंस इस बात का इंतजार नहीं करती कि आपके खिलाफ प्रूफ इकट्ठे कर रहे हैं। उसमें एक लफ्ज होता है इंटेलिजेंस की जबान में, जो इंटेलिजेंस वाले लोग हैं वो समझते हैं, उसको कहते हैं ब्लू डाई। वो क्या करते हैं, ब्लू डाई कोड होता है, उसको कहते हैं कोड ब्लू डाई यूज करना। कोड ब्लू डाई ये होता है कि आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि ब्लंडर इंफॉर्मेशन है, आप जाके उस आदमी को देते हैं, समहाउ यू आर वन ऑफ द गाइस कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और होती वो रियल इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो फेक इंफॉर्मेशन होती है, और वो देखते हैं कि उसका लीक है या नहीं है। दैट्स हाउ दे प्रूव इट। वो ब्लू डाई चलती है, एक दफा होती है, दो दफा नहीं होती, पांच दफा नहीं होती, 500 दफा नहीं होती। इन इस केस थप्पी डॉक्यूमेंट की, तो वो दे डिडंट नो हाउ टू यूज अ ब्लू डाई। अगर इनको अकल होती और इनकी ट्रेनिंग होती, दे वुड यूज अ ब्लू डाई इन द बिगनिंग ना। अगर ब्लू डाई यूज कर लेते, दे हैड दिस गाय। आफ्टर दे हैड अ डाउट, अब एजेंसी में एक किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी में एक डाउट होता है। अगर डाउट है, जिस वक्त डाउट हो गया उस वक्त वो आपको उसी वक्त कस्टडी में डालते हैं, यू गो अंडर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि सिविलियन रूल आप पे अप्लाई नहीं होते। यानी इसका मतलब ये कि यू हैव राइट टू, मरंडा राइट बताता हूं मैं आपको, यू हैव राइट टू एन अटर्नी और यू हैव राइट टू डिफेंड योरसेल्फ इफ यू कैन नॉट अफोर्ड ऑन योर। ये मरंडा राइट इज फॉर सिविलियन, एवरीथिंग यू से एंड कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू इन कोर्ट, दिस फॉर सिविलियन। ये मरंडा राइट आप पे लागू नहीं होते। कामरान भी, अगर रॉ के इलीगल एक्ट्स की बात करें तो पैसों के लिए इनके कौन-कौन से गंदे धंधे चल रहे होते हैं, जिनका गवर्नमेंट को नहीं पता होता लेकिन हिडन मिशंस इनके चल रहे होते हैं फंडिंग के लिए? अच्छा, तो जहाँ तक अली भाई रॉ की बात है, तो एक होते हैं आपके ऑप्स, जिसके लिए बाकायदा आपको फंडिंग होती है, कि बजट मुख्तस किया जाता है, उसको इंटेलिजेंस बजट कहते हैं। इंडिया में भी सेम पैटर्न होता है, इंटेलिजेंस बजट होता है। और वो उस बजट की खास बात ये होती है कि व्हेन द इंटेलिजेंस बजट जब आपको मुख्तस किया जाता है, तो फिर उसके ऊपर सवाल नहीं होते, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। एवरीथिंग एल्स इज ट्रांसपेरेंट, सपोज टू बी ट्रांसपेरेंट। लेकिन जो रॉ या और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनका जो ये जो बजट होता है, इट कैन बी नॉट बी डिस्क्लोज, क्योंकि वो पेपर में नहीं होता व्हाट इट वाज यूज्ड फॉर। लेकिन यू डोंट डिस्क्लोज, आप डिस्क्लोज तो नहीं करेंगे ना कि आपने कहाँ हरामीपन किया जाके। तो उस एक तो कैश फ्लो चाहिए होता है इसमें, बहुत ज्यादा कैश फ्लो चाहिए होता है, परफॉर्मेंस है, आपके लोग हैं, ट्रांसफरिंग मनी इनटू इट। उसके लिए जो रॉ का एक बहुत बड़ा जो काम है, वो हमेशा से रहा भी है, और वो है फेक करेंसी का। ये लोग फेक करेंसी स्कैंडल्स में अमूमन इन्वॉल्व पाए जाते हैं। दिस इज सीआईए रिपोर्ट्स के हर एक का कुछ ना कुछ होता है। लेकिन इनका जो मेन एमओ है, वो दो चीजें होती है। एक होती है आशीष, जिसको चरस कहते हैं, वो नेपाली चरस होती है, नेपाल से आती है वो इसकी जो इलीगल स्मगलिंग है उसमें रॉ इन्वॉल्व रहती है, नंबर एक। और उसके अलावा जो फेक करेंसीज हैं उसमें ज़्यादातर जो है वो या तो यूएस डॉलर्स होते हैं या पाउंड्स होते हैं। ये दो एक्टिव इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ रही भी है कि ये वो प्रिंट करके उसको सर्कुलेट करते हैं मार्केट से, और उससे जो जो उसकी इनकी अर्निंग्स होती हैं वो उनके ये ब्लैक ऑप्स जिसको कहा जाए, अगर ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे तो ब्लैक ऑप्स नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हिंदू काले होते हैं, फिर लोग बोलेंगे कि यार आपने वो ब्लैक ऑप इसलिए कहा कि ये कल काले होते हैं, ये छोटे छोटे से, फिर उस पर भी लोग गालियां देते हैं। तो खैर मैं तो वही कहूंगा, जो है लफ्ज तो ब्लैक ऑप ही है, वो आयरोनिकली वो अफ्रीकन तो नहीं है, लेकिन दे आर डार्क स्किन। सो वो जो काम करते हैं, या मिसाल के तौर पे इनका अफगानिस्तान में बहुत अमल दखल है, लॉट ऑफ कैश नीड टू बी मूव टू अफगानिस्तान, वहाँ फंडिंग करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जब कार्रवाई होती है, फिर ये बल बीएलए के साथ एक इनकी एफिलिएशन है, खैबर पख्तूनख्वा में, ये इंटीरियर सिंध के अंदर इनकी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलती हैं, जिसको ये हवा देते हैं। तो उसके लिए एक बहुत बड़ी तादाद में कैश चाहिए होता है, विच देयर बजट कैन नॉट जस्टिफाई, उसका बजट जस्टिफाई नहीं करता उसको।
क्योंकि वो एक अंधा पैसा होता है। ये लोग जो खरीद रहे थे एजेंट्स, ये तो 12-12 में देकर, लेकिन ये बीएलए की फंडिंग जो है, दिस इज अ वेरी ह्यूज फंडिंग होती है। तो उन या टीटीपी की जो फंडिंग है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो फंडिंग है, वो ह्यूज फंडिंग होती है। उसमें वेपन्स भी होते हैं, इसमें कैश भी होता है, लीडरों को कैश भी दिया जाता है। तो वो जब चीजें एक्यूमुलेट की जाती हैं, तो वो दैट गेट डन विद ये चरस की स्मगलिंग है, गांजा कहते हैं। ऑल्सो देयर आर सम स्कैंडल्स जो केनिया से इन्होंने मेंड्रेक्स जो ड्रग्स होती है, वो उसकी स्मगलिंग में इनके फुटप्रिंट्स पाए जाते हैं। अब मिसाल देता हूँ मैं आपको। अब मैंने एक नाम मैं आपके सामने लेता हूँ, उसका नाम है छोटा रंजन, जो कि यूज्ड टू बी अ गैंगस्टर, स्टिल अ गैंगस्टर, बट ही इज नॉट अ रियल गैंगस्टर, ही इज नॉट अ ओजी, ही इज नॉट अ ओरिजिनल गैंगस्टर। ही वर्क्स फॉर रॉ। सेपरेशन हुई उसकी एक ग्रुप के साथ, अफिलिएशन थी, फिर वो अलग हो गया। तो अब वो ऑपरेट कर रहा है, रंजन ऑपरेट कर रहा है। रंजन इज नॉट ऑपरेटिंग ऑन हिज ओन, रंजन ऑपरेटिंग विद रॉ, रॉ के एम पे ऑपरेट कर रहा है। अब उसकी शादी हो गई, उसके पास 2 चॉइस हैं, या तो वो जेल जाएगा या वो इनके लिए ऑपरेट करेगा। अब वो क्या करेगा? अगर वो ड्रग्स लेके आ रहा है, मेंड्रेक्स लेके आ रहा है, देयर आर केसेस, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, केनिया से ड्रग्स आ रही है, या वो मेंड्रेक्स केनिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, या फिर वो साउथ अफ्रीकन में से कुछ और चीज़ें जा रही हैं, आ रही हैं, नेपाल से नेपाली चरस आ रही है। Ranjan is doing the footwork for them. तो रांझन जैसे इज नॉट ओनली रांझन, लेकिन ऐसे कई ऐसे फेसेस हैं जिनके पास चॉइस नहीं है। अब वो नाउ दे हैव टू ऑपरेट ऑन बिहाफ ऑफ रॉ, तो वो उससे ऑपरेट करवाते हैं। फिर उसके गंदे कामों से जो पैसा एक्यूमुलेट होता है, उसको तो परसेंटेज ही मिलता है, बहुत लो परसेंटेज में भी। अगर मैं गैस करूं तो इट विल बी नो मोर देन 10-15%। तो ये जो रॉ है, इंटेलिजेंस विंग, मुझे शर्म भी आती है कहते हुए, आई डोंट लाइक टू कॉल हिम दैट। सो उसका तकरीबन 85-90% जो है, दे टेक द बिग चंक आउट ऑफ इट, और वो अपने ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं। बट दे आर नॉट ओनली द वन, दे आर अदर्स टू। एक मेरा ख्याल है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मोसाद है जिसके पास सॉलिड फंडिंग होती है, यानी उसकी सॉलिड फंडिंग गवर्नमेंट से होती है, एंड दे डोंट हैव टू डू शिट लाइक दिस। उनको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास एक सॉलिड बजट गवर्नमेंट से होता है, बट दे आर डिफरेंट डिजाइन, उनका डिजाइन बहुत अलग है। सीआईए सेम वे, सीआईए का जो उनका ट्रांसपेरेंसी, वहां पर गवर्नमेंट जो है वो डंडा चढ़ा देती है। तो सीआईए बीन इन्वॉल्व इन मेनी इलीगल ऑपरेशंस, जिसमें अफगानिस्तान में जब ये थे तो ये हेरोइन वहां से स्मगल करवा रहे थे। They were also involved in cocaine, साउथ अमेरिका से कोकेन स्मगलिंग में। उससे पैसा एक्यूमुलेट जो हो रहा था, उस पैसे के एक्यूमुलेट करने के बाद दे वर यूजिंग इट फॉर डिफरेंट रीजन, डिफरेंट जगह पर जो इलीगल ऑपरेशंस हैं, जिसका कहीं जिक्र नहीं होता, जाहिर बात है, नेवर गेट डिस्कस, नेवर गोना गेट डिस्कस। बट उसके फुटप्रिंट जो है वो सीआईए के कई जगह से केसेस बस्ट हुए हैं, जो हेरोइन की सेल में और ट्रेड में। क्योंकि एक तो कुछ ऐसे डीलर थे जिससे वो ये चाह रहे थे कि उनको ऑन द होल कंट्रोल में रखा जाए अफगानिस्तान में, जिसको वॉरलॉर्ड कहा जाता है उर्फ आम में। वो वॉरलॉर्ड जो है वो बेसिकली ड्रग डीलर होता है। वो ड्रग डीलर होता है, यानी उसका काम दवाई का है। अब उससे दे वांट टू बाय द स्टफ, जिसका ऑन द होल बाय कर लेंगे ना। आपने बाय तो कर ली, नाउ व्हाट यू गोना डू विद द ड्रग्स? क्या करेंगे उसको? नाउ दे गोना टेक दैट सेम ड्रग्स एंड सेल इट इन अ रीजन, साउथ अफ्रीका में, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन हब है, या थाईलैंड एक डिस्ट्रीब्यूशन हब है। वो ड्रग वहां चली जाती है, वहां वो बिक जाती है एज अ फ्रंट मैन, लाइक जैसे मैंने रंजन गाना, ऐसे कई लोग होते हैं, हर एक के पास, हर एजेंसी के पास फ्रंट मैन होते हैं। वो बेचता है उस ड्रग को, उससे पैसा जनरेट होता है। नाउ यू गॉट लिक्विड कैश, जो आपके ब्लैक ऑप्स में इस्तेमाल होता है डिफरेंट जगह पे, वो ऑपरेशन जो आपको कभी रजिस्टर करना ही नहीं है। क्योंकि आपको फंडिंग लेने के लिए एक बाकायदा एक केस रजिस्टर्ड होता है कि ये ऑपरेशन है, इतने साल का है, उसका एक एस्टिमेट जमा करा जाता है, उसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ये है। इफ इट्स ओवर द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, यू हैव थोड़ा सा लेवरेज होता है आपके पास, लेकिन ज़्यादा नहीं होता। तो इसलिए ज़्यादा हमेशा जो भी एजेंसी ऑपरेशन कॉस्ट सबमिट कराती है, वो थोड़ा सा हायर नंबर कराती है, कि यू हैव सम रूम टू प्ले। क्योंकि कोई चीज़ एक्यूरेट तो होती नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि 100% आपके एस्टिमेट सही हो। थिंग्स पॉप अप राइट एंड लेफ्ट हो जाती हैं। यू हैव टू हैव अ कैश अवेलेबल। मेरे ऑपरेशंस में समटाइम्स मिलियंस ऑफ डॉलर जो था वो कैश चाहिए होता था, ओवरनाइट चाहिए, चंद घंटों के नोटिस पे चाहिए। तो हाउ यू गेट दैट कैश? वो वाला फंडिंग वाला कैश नहीं होता। वो ये कैश होता है जो आपके ब्लैक ऑप्स से आता है। दिस इज सेम थिंग इंडिया डज, सेम थिंग एज MI6 डज, सेम थिंग एज CIA डज, एंड सम अदर ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड टू। मोसाद जो है वो उनका अपना बजट, वो गवर्नमेंट फंडिंग होती है, वो 100% गवर्नमेंट फंडिंग पे चलते हैं। लेकिन जैसे अब एक और मिसाल देता हूँ आपको, जो लूटी हुई दौलत थी सद्दाम हुसैन की, आपको याद होगा, उनके उनके पैलेस से
एक रेड किया और उसके बाद सब गोल्ड जो था कन्फिस्केट कर लिया, डॉलर्स भरे हुए थे। मुअम्मर कद्दाफी के ऊपर जो यही सेम मामला किया गया, जब मुअम्मर कद्दाफी के उन्होंने वेल्थ को जब उन्होंने किया, उसमें इटली में उसके सेफ हाउसेस जहाँ पर गोल्ड और डॉलर्स या ऐसी चीज़ें मौजूद थी, कॉन्फिस्केट किया, वो डिसअपियर हो गई, वो नेवर कम इन गवर्नमेंट में, कहीं किसी को नहीं पता वो कहाँ गई, एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। तो वो जो पैसा है सारा, वो आपके जो ऑपरेटिव्स होते हैं उनके जो 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 ओवरहेड्स होते हैं वो उसमें इस्तेमाल होता है, दैट्स द फंड। वो कभी ऑफिस को पता ही नहीं होता कि वो कहाँ से आया, कहाँ चला गया, कोई पेपर ट्रेल नहीं होती उसकी। तो इन केस अगर कल कोई बात फट भी जाती है, तो एक बहुत मशहूर केस है साउथ अमेरिका का, एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी, आई थिंक इट्स पब्लिक नाउ, अगर कोई मौका मिले देखिएगा। गूगल बैरी सील। बैरी सील एक ऐसा आदमी था जो सीआईए ने उसको रिक्रूट किया है, वो एयरलाइन, अमेरिकन एयरलाइन का पायलट था, जिसको उन्होंने कॉन्ड्रा जो स्कैंडल था उसके लिए भी इस्तेमाल किया। उसकी दो चीज़ें थी, उसका काम था कोकेन फ्लाई करता था, वो मेडेलियन कार्टेल के लिए। वो मेडेलियन कार्टेल का यानी सीआईए का एजेंट है, फ्लाई करता है कोकेन, कहाँ लेके आता है, साउथ अमेरिका से लेता है, अमेरिका लेके आता है, ट्रांसफर करता है वहां से, उसका काम ट्रांसपोर्ट है, उसको परसेंटेज मिलता है। ये उसका नंबर वन काम था। नंबर दो काम ये था कि वो वहां से जो कॉन्ट्रा वाले जो साउथ अमेरिकन इक्वाडोर, वहां से वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का कुछ इन्फ्लुएंस था, बोरिंग थिंग, आई ट्राई टू शॉर्ट इट। तो उनके फाइटर्स को लेके आता था वो इलीगली इलीगली अंदर ला के, लुजियाना आर्कनसास के अंदर, आर्कनसा में ट्रेनिंग फैसिलिटी बनी हुई थी, और वो आर्म्स उनको आर्म देते थे, उनको ट्रेन करते थे, आर्म्स करते थे, फाइट बैक टू द गवर्नमेंट, यानी गोरिल्ला जिसको कहा जाता है। कॉन्ट्रा स्कैंडल, बहुत मशहूर स्कैंडल था। फिर एक पाकिस्तान का बड़ा मशहूर बैंक था बीसीसीआई बैंक, अगर आपने कभी उसका नाम सुना हो, आगा सनाब्दी। सो अब बीसीसीआई बैंक जो था वो बेसिकली नोन फॉर ड्रग की, इलीगल ड्रग पेमेंट के लिए मशहूर था, लॉन्ड्रिंग, बहुत बड़ा लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन था, मियामी बेस भी थे वो, साउथ अमेरिका से पेमेंट लेते थे। सो बीसीसीआई बैंक मोस्टली पाकिस्तानी, वो भी इन कामों के लिए इस्तेमाल होता था, बट दैट वाज अ सीआईए फ्रंट टू, वो सीआईए का पैसा भी लॉन्डर करते थे उसमें, दे वर लॉन्डरिंग फॉर सीआईए, दे लॉट ऑफ देयर गाइस वर्क फॉर सीआईए एज़ वेल। सो उनको सीआईए ने काफी हद तक इस्तेमाल किया फॉर लॉन्ड्रिंग मनी, ट्रांसफरिंग मनी और फंडिंग लाइक दैट। सो देयर इज लॉट ऑफ प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है कि आप उस कैश को डालते हैं, शोज अप। पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर ग्रुप था, कायानियन कालिया करके, कालियन कालिया ग्रुप, जो कि अफगानिस्तान डॉलर स्मगल करने का, वन ब्रदर मिस्टेरियल्स डाई, एक जेल में गया, ही गॉट फ्रेम इन ऑस्ट्रेलिया, बहुत बड़ा केस था। दे वर वर्किंग फॉर सीआईए एज़ वेल। वो उनके जो जो डॉलर्स जो थे वो दे वर अपीयरिंग, उस उनके पास ठेका था, जो डॉलर सीआईए को जो चाहिए होते थे डॉलर, वो ये लोग पैसे लेके एंड दे वर ट्रांसफरिंग इट। सो दिस इज हाउ द फ्रंट एंड द डर्टी वर्क गेट डन। कामरान भी, अब इंडिया और चाइना दोनों एनिमी कंट्रीज़ हैं। हमने देखा माजी में 1962 में चाइना ने इंडिया पर हमला कर दिया और इंडिया के पास उस टाइम पे कोई इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं थी। उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि चाइना जो है हमला करने वाला है। इस वजह से काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा इंडिया को। अगर आज के दिन पे बात करें, क्या इंडियन रॉ के एजेंट्स चाइना के अंदर होते हैं, सर्वेलेंस करते हैं, उनके मिशंस या कोई मालूमात वगैरह इकट्ठी करते हैं, या फिर जो चाइनीज़ हैं, उनको डबल एजेंट के तौर पे इंडिया यूज़ करता हो, कोई इस तरह के मामलात होते हैं? अली भाई, चाइना एक ऐसा मुल्क है जहाँ सेंसरशिप हर तरह की बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। लकीली चाइनीज़ एक ऐसी कौम है जिसको आप फोटोकॉपी नहीं कर सकते। मैं कोलंबिया में जाके कोलंबियन बन जाता हूँ, मैं क्यूबा में जाके क्यूबन बन जाता हूँ, मैं मिडल ईस्ट में जाके कुछ और बन जाता हूँ, या मैं सीरिया में जाके कुछ और बन जाता हूँ, मिडल ईस्ट में काट दीजिए। लेकिन हाउ कैन यू बिकम अ चाइनीज़ इन चाइना? इट्स इम्पॉसिबल। यू डोंट हैव द सेम फेशियल फीचर और उनकी ज़बान बहुत मुश्किल है। द क्वेश्चन इज़, would they want to do it? Yes. Can they do it? The answer is hell fuck no. अगर मैं आपको बड़ी मिसाल देता हूँ, सबसे जो डिफरेंट ट्रेन है, डिफरेंट जगह है सीआईए को ऑपरेट करने के लिए, हालांकि देयर इज लॉट ऑफ अमेरिकन चाइनीज, उनके लिए कोरियंस हैं उनके पास इन डिफरेंट एंटिटीज, दे कैन ऑपरेट ऑन इट। लेकिन सबसे मुश्किल ऑपरेट करने के लिए दुनिया में जो रीजन सबसे मुश्किल है, वो दो मुल्क हैं दुनिया के, ये मैं सीआईए का वर्डिक्ट बता रहा हूँ, जहाँ ऑपरेट करना सबसे 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 दुश्वार है। नंबर वन इज चाइना, नंबर टू सूडान। ये दो मुल्क हैं जहाँ ऑपरेट करना है, जिसको कहते हैं कि हम इसको इंटेलिजेंस की जमाना ब्लैक कर्टन कहते हैं।
ये उनको उन कंट्रीज को ब्लैक कंट्रीज कहते हैं. दे आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट इन. सो टू सेल चाइनीज, या यू माइट बी एबल टू बाय इट, क्योंकि वहां भी जो है वो एक पैसे का फकदान है. कैन दे इजीली डू इट? नो, इट्स नॉट. क्योंकि चाइनीज इंटेलिजेंस आप कभी सुनते ही नहीं है ना, उनका जिक्र नहीं सुनते. क्यों नहीं सुनते? यू नो व्हाई? जिनका आप जिक्र नहीं सुनते, बिकॉज दे आर वेरी वेरी गुड एट व्हाट दे डू. दैट्स व्हाई दे डोंट एग्जिस्ट. जो एग्जिस्ट नहीं करेगा आर द बेस्ट वन. किसी के ऑप सामने आते हैं? नेवर. बिकॉज इट नेवर हैपन. कैन दे डू इट? ऑफ कोर्स दे डू इट. वाइस वर्सा, चाइनीज एजेंट इंडिया में पेनिट्रेट बहुत ज्यादा करते हैं. दे आर वेरी मच इन इंडिया. हर रीजन, हर जोन में, हर जगह दे नो एवरीथिंग गोज ऑन. टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिकली कवर्ड. इसमें एक ह्यूमन एंगल बहुत जरूरी होता है. जो ह्यूमन एंगल है वो वहां मौजूद है इन वेरी वास्ट नंबर्स. ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिकली चाइना इज वेरी टेक्निकल सेवी. इंडिया और टेक अगर आप चाइना के कंपेयर करें टेक्निकल एबिलिटीज को, कैपेबिलिटीज को, तो चाइना इज वे फार एंड. वो तो स्पेस जोन में होता है. वो तो लगता ही नहीं है उसमें आप जाएंगे भी तो पता लगता है कि आप स्पेस पहुंच गए शायद. सो दे आर वेरी फार एडवांस, और दे कैन इजीली डू इट. कैन इंडिया डू इट अनदर वे? नो, दे कैंट. मैं आपको दो चीज़ों का, जहां आप शायद अगर मिस कर रहे हैं, तो आपको इंटेलिजेंस फेलियर के दो बड़े अजीब किस्से सुनाता हूँ. इट्स द हाइट ऑफ स्टुपिडिटी. स्टुपिडिटी नंबर एक, इंदिरा गांधी मर्डर हो गया. किसने कत्ल किया? अपने बॉडीगार्ड ने. रैंडम चीज नहीं थी, प्लॉट था. अगर इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होशियार होती तो अली भाई प्लॉट डिस्ट्रप्ट हो जाता. हो गया, चले एक हो गया, एक एक लैंडमार्क केस बन गया. व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? राजीव गांधी गॉट किल्ड. हाउ? तामिल वुमन, जिनका मैंने पहले जिक्र किया, एलटीटी, लिबरेशन तमिल टाइगर्स, वो तामिल औरत के पास वो डेटोनेटर लगा हुआ था. हाउ शी पास थ्रू ऑल दैट? फूल देने जा रही थी. एक चीज आपके पास हो चुकी है, दैट कुड बी अ ब्लंडर. ठीक है, इंटेलिजेंस फेलियर है. सेकंड वन, इंग्लिश में जुमला है, फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी. तो आप थिंक अबाउट इट, हाउ इट हैपन. एक पहला इंटेलिजेंस फेलियर, बॉडीगार्ड, प्रेसिडेंट गॉट किल्ड. हाँ, सेकंड वन क्या हुआ? सेम थिंग हैपन. So they will tell you their mental capacity, they will tell you their intelligence capacity, and they'll tell you their technical capacity. वो दोनों साजिशें बाहर तैयार हुई हैं. इट मीन्स कि आप ये नहीं कह सकते कि वो कोई समथिंग उसको मीन्स. इट मीन्स आपका कम्युनिकेशन कंट्रोल नहीं था, आपके पास कोई और आपके कंट्रोल नहीं थे. कीप इन माइंड, सो ये दो चीजें जब हो रही हैं, तो आप एक चीज देखें ना. एक ब्लंडर हो गया, यू कुडंट कंट्रोल इट. द सेकंड वन उसके बाद उसी फुटप्रिंट पे हुआ, यू कुडंट कंट्रोल इट. What it tells you about agency. 9/11 हुआ, बिल्डिंगें लगी, तबाह हो गई. Can it happen again? Highly unlikely not. You know why? Because the guys who are supposed to prevent it, they are the best at what they do. But these donkeys are the worst. That's why it happening over and over and over. इनके ऑपरेटर्स पकड़े जाते हैं, ऑपरेटर्स बस्ट हो जाते हैं. क्या कहूँ अली भाई? अब पिछले कुछ अरसे से तो हम देख रहे हैं कि इंडिया की अफ़गानिस्तान में बहुत इन्वॉल्वमेंट है। इस टाइम पे मोदी और तालिबान दोनों भाई-भाई हैं। अब इंडियन एजेंट्स की अफ़गानिस्तान में प्रेज़ेंस तो है। अब वहाँ पर बैठे हुए अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से भारतीय जासूस किस तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो प्लानिंग करते हैं और एग्ज़ीक्यूशन करते हैं। अली भाई, जो उनकी पहले वो जिस नाम से ऑपरेटर उसको खाद कहा जाता था, KHAD, खाद. खाद एक एजेंसी जो कि इनसाइड ऑपरेट करती थी. दैट वाज बैक इन डेमोक्रेटिक टाइम, फॉर लाइक अ बेटर इंग्लिश. खाद खत्म हो गई, but now they have Taliban government. Taliban government have their own intelligence wing. उसमें से कुछ एक्स लॉयलिस्ट थे जो कि फ्लिप हुए और इस साइड आ गए. आर दे गुड? नो. आर दे बैड? नो. दे आर समथिंग वर्स देन बैड. व्हाई दे आर बैड? जब मैं कोई भी चीज का जिक्र करता हूं, किसी भी एजेंसी का, किसी भी चीज का, अली भाई, एक चीज और एक चीज होती है, वो होती है ट्रेनिंग. दैट पुट्स यू अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अ ट्रेन्ड माइंड एंड अनट्रेन्ड माइंड. मिसाल, अब मैं शायद बहुत अच्छा स्ट्रीट फाइटर हूँ. आई कैन फाइट एक्सलेंट, राइट? MMA भी करता रहा हूँ,
ताइक्वांडो भी करता रहा हूँ। Many fields I study, but I would fight and learn to fight on street. एक दफा मैं थाईलैंड में बैठा हुआ था, एक बार है वहां पे, कैफे बार। मैं वहां बैठा हूँ, वहां बीच में बिग रिंग लगा होता है वहां पे एंटरटेनमेंट के लिए, थाई बॉक्सिंग का। आई थॉट आई एम वेरी वेरी गुड। उस दिन मुझे एक सबक सीखने को मिला। तो वो मैं देख रहा था, मैं उसमें मैं बोल रहा था एग्जैक्टली, हम लोग का एक रिफ्लेक्स होता है कि तो वो मुझे देख रहा था फास्ट, तुम्हारे चिकम इन रिंग, यू नो, तुम्हारे रिफ्लेक्स अच्छे हैं, और चिकम इन रिंग। अब मैं सोचा यार, मेरे साथ और भी लोग बैठे हुए थे, मैंने कहा टाइम टू शाइन। आई वेंट इन द रिंग। जब पहली लात मुझे पड़ी है ना उसकी, मुझे नहीं पता कहाँ से आई है। मैं यूं देख रहा हूँ किसने मारी है, यही नहीं पता कहाँ से आई है। सेकेंड ही हिट मी ऑन माई लिवर शॉट, आई वाज डाउन। मैंने पता है कितने अटेम्प्ट किए उसको, जीरो। आई रियलाइज ही लर्न। अच्छा, could he fight with me on the street? Probably not. But I couldn't find in the ring because he's trained in a ring fight and I'm trained in a street fight. So now I learn a lesson in life कि ट्रेन माइंड और अनट्रेंड माइंड सेम थिंग। एक ड्राइवर को आप ले लें, जिसने जो रेस कार ड्राइवर है, उसको आप स्ट्रीट पे ले आए, he can drive very fast. Can he maneuver? No, he can't, because he's trained for that. So this is what the difference in trained agent और untrained agent का। इंडिया के एजेंट जो होते हैं वो एक एक पैटर्न है जिसको फॉलो करते हैं, ग्रैंडफादर पैटर्न उसको कहलाते हैं। इसको गॉड फादर पैटर्न भी कह लें। दुनिया में ऐसे एशिया के एक दो मुल्क और भी हैं मैं जानता हूँ, उनका भी सेम पैटर्न की, उनकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं होती। वो क्या होता है, मेंटोर कहते हैं कि मेरा मेंटोर होता है, ही इज माय टीचर एंड ही दैट। अगर वो गधा है, वो डोंकी है, ही डिडंट टीच हिम वेरी वेल, देन द गाय हु लर्न इज आल्सो अ डोंकी। तो गधे ने गधे को सिखाया। दिस इज द सैड स्टोरी। खाद या न्यू एज ऑफ तालिबान इंटेलिजेंस, चाहे वो इंडियन रहो, चाहे वो कुछ और हो, हमारे साउथ एशिया की कुछ और इंटेलिजेंस, दे डोंट हैव ट्रेनिंग। और जब ट्रेनिंग ना होने की बुनियाद पे जब वो फील्ड में जाते हैं या कोई काम करते हैं, ऑफ कोर्स देयर इज कॉमन सेंस। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कॉमन सेंस नहीं होती, दे माइट हैव सम स्मार्ट गाइस, दे माइट हैव सम कॉमन सेंस, बट इज दैट इनफ टू ऑपरेट? नो, इट्स नॉट। व्हाई कुड आई डिफीट ऑल दैट? क्यों कर सका? बिकॉज आई वाज ट्रेन्ड, आई वाज नॉट अनट्रेन्ड। जब तक मैं अनट्रेन्ड था, आई वाज डूइंग ब्लंडर्स। व्हेन आई ट्रेन्ड, आई लर्न हाउ थिंग्स गेट डन। सो सेम थिंग, आप अपने बाल कटवा लीजिए ऐसे, जो अताई से किसी से, जो हजाम जो दरख्त के नीचे काटता हो, आपका बेड़ा गर्क कर देगा। वर्सेस क्यों जाते हैं लोग, या मेरे जैसे लोग क्यों कुछ अल गुरैर पे जाके जाके पे 80 दिरहम या 100 दिरहम, क्योंकि 20 दिरहम में भी 5 नीचे देसी बाल काट देता है। Why would you go to a 80 $80 barber? Because then the outcome is this. If I go to one of those, you're gonna probably laugh at me how I look. So इन लोगों के पास ट्रेनिंग नहीं होती, ट्रेनिंग जानते भी नहीं है, और अगर ट्रेनिंग आए भी कैसे, हाउ वुड दे ट्रेन? फील्ड में रह रहे के सीखते हैं, ये दे लर्न इटसेल्फ। तो गलतियां करते हैं, फिर सीखते हैं, फिर गलतियां करते हैं, फिर सीखते हैं, लेकिन ब्लूप्रिंट नहीं है। वो ब्लूप्रिंट ना होने की वजह से दे कैन नॉट डू व्हाट दे सपोज टू बी डूइंग। आंसर इज डोंकी। अगर रॉ ने अपनी एनिमी कंट्री के अंदर अपने टारगेट को एलिमिनेट करवाना है, तो उसके लिए क्या हिटमैन को हायर किया जाता है, या रॉ जो है वो गैंगस्टर्स पालती है अपने इन कामों के लिए? अली भाई, वो एक सेल्फ क्लेम, वो जो मैंने अभी एक पॉडकास्ट में देख रहा था, समझ लगा दिस इज रॉ हिटमैन। कोई गधे का बच्चा ही होगा आके बोलेगा क्या मैं रॉ हिटमैन, यू हैव टू बी अ टोटली डमी, बिकॉज़ देयर इज नो सच थिंग। लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं शूटर। शूटर पता है किसको कहते हैं अली भाई? ये कहते हैं ना, वो फला गैंग का शूटर। ये इंग्लिश, ये बॉलीवुड से आया है ये सारी चीजें। हिटमैन शूटर जो है ना, ये इंटेलिजेंस कम फ्रॉम बॉलीवुड, और ये हमने भी उनसे ही लिया। शूटर असल में इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट होता है? एक शराब का एक एक शॉट होता है, लंबा सा, टेस्ट ट्यूब जैसा होता है, उसको मुंह में रख के यूं करते हैं, जेलो, उसको शूटर कहते हैं बार के। दैट्स व्हाट शूटर इज। द गाय हु शूट एट समबडी इज नॉट अ शूटर। वो जो हिटमैन ये फलाना ढिमकाना। सो टू आंसर योर क्वेश्चन करेक्टली, रॉ के पास जो क्लेम करते हैं कि हमारे पास हिटमैन होते हैं, क्या होते हैं, घंटा होते हैं, वो दे यूज। पाकिस्तान में उन्होंने कार्रवाई की जिसमें इन्होंने किसी बैरून मुल्क से कुछ लोगों को हायर किया, उनको भेजा। दे वर नॉट ट्रेंड। इंडिया में एफक्यू वालों को भी ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग कैंप थे वहां पर। बल्कि जुल्फ़िकार के कुछ ट्रेनिंग कैंप भी इंडिया में रहे हैं, मुर्तज़ा ग्रुप के।
जुल्फ़िकार जो बनी थी। रिज़ल्ट आप सामने देख लीजिए, आपके सामने क्या क्या कारनामे किए हैं, व्हाट दे कुड डू। बाकायदा ट्रेनिंग एमकेएम की जो है वो इंडिया में हुई, बाकायदा ट्रेनिंग कैंप इनके, मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप। रिज़ल्ट आपके सामने है। तो अगर उनको उन्होंने ये आप कारनामा दिया है आपको, जो आपके सामने इतना बड़ा काम रूल है, डू यू थिंक दे कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग लाइक दैट? हाँ, देयर इज़ गाइज़, आप बंदा है, he know how to shoot, you hire him, you give him money, he go kill somebody, different story। पर एक जो असल जो लफ्ज़ है वो हिटमैन नहीं होता बल्कि होता है assassin। जो लफ्ज़ है वो है assassin, ट्रू वर्ड इन इंग्लिश इज़ assassin, द पर्सन हू assassinate। assassinate करने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसी में मैं क्यों मज़ाक उड़ा रहा हूँ इस चीज़ का? बिकॉज़ व्हेन यू assassinate for intelligence, you don't leave a footprint, उसका आप फुटप्रिंट नहीं छोड़ते। Nobody ever know how he died। एक मूवी है, मस्ट वॉच, क्लीनर। This guy was supposed to be based on a true story, it's not a true story, it's based on a true story, but it's a very good thing। अगर some देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि what I'm talking about। A cleaner supposed to be, उसका काम ये होता है कि he take people out, but you don't know how he died। What was the name of that guy who the British guy who worked the cleaner, the one who do accidentally, the bald-headed guy, who handsome Rob? Yeah, I call him handsome Rob। See if you can find that। They will like it when they see it, so they will understand what I'm, क्या समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। So अगर कोई आदमी ये क्लेम कर, खासतौर पर इंटेलिजेंस ये क्लेम करे कि वी हैव अ हिटमैन, you don't have nothing। Jason Statham। Huh? Jason Statham। Jason Statham, that's for the guy. Jason Statham is the one who played in the movie। So he do that kind of stuff a lot। Real deal guy। इस पे हंसी आ सकती है जो लोग इस प्रोफेशन, ओके, जो बॉलीवुड मूवियां देखता है या बहुत ज्यादा मूवियां देखता है उसको तो शायद बहुत अच्छा लगे ये काम, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ गुजार चुका है उसके लिए दिस इज अ ब्लंडर, इट्स अ जोक, इट्स अ ड्रामा, इट क्रिएटेड एन इल्यूजन। और वो बिक रहा है, वो यूट्यूब पे ही बेचते हैं ना आके मंजन अपना, तो लेट देम सेल इट, अली भाई, लेट देम गेट फ्यू व्यूज इन ताली। अमेजिंग, ग्रेट जॉब डम फॉक्स। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में तो हमने इंडियन एजेंसी रॉ को डायसेक्ट किया। अगला पॉडकास्ट आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।